हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का 15वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। देखिए, जो वृद्धि है, परिवर्धन है, ये एक्चुअली जीवित जीवों का ही मुख्य अभिलक्षण है। हालांकि अजीवितों में भी थोड़ा बहुत वृद्धि होता है, जैसे चट्टान है, पत्थर है, इनमें मिट्टी के कण पड़ते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। लेकिन इस तरह की वृद्धि केवल बाह्यतम स्तर पे होती है, आंतरिक स्तर पे नहीं होती है। जैसे जीवित जीवों में आंतरिक स्तर से वृद्धि होती है। हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या और कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन इस तरह की वृद्धि अजीवित जीवों में नहीं होती है। आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, तो इस अध्याय में आपने पादप के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, ऊतक हैं, इनके बारे में अध्ययन किया है, जिसको पुष्पी पादपों का शारीर कह रहे थे आप। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल तना, पत्तियां, फूल तथा बीज कैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा हो जाती हैं? देखिए, जब आप बीज को लगाते हैं उगाने के लिए, तो बीज के अंदर एक भ्रूण होता है। उस भ्रूण के विभिन्न भाग होते हैं, वहां से पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण होता है। जैसे भ्रूण में कॉटिलिडन होते हैं, 1 या 2 कॉटिलिडन, उससे पत्तियां बनती हैं आगे चल के, है ना। उसमें जो प्लुमुल होता है उससे तना बनता है, रेडिकल होता है उससे जड़ बनता है। तो यहां से ये चीजें बननी शुरू होती हैं। ठीक है, अब आप पौध यानी नव अंकुरित पौधा, पादप यानी छोटा पौधा और परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। ठीक है, अब इनका मतलब तो बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई एवं गोलाई में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए, ये चीजें आपको द्विबीजपत्री पौधों में ज्यादा देखने को मिलेगा। एक बीजपत्री पौधे एक निश्चित सीमा तक ग्रो करके वृद्धि करके रुक जाते हैं, जैसे धान है, गेहूं है। लेकिन द्विबीजपत्री पौधे ये बृहद बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं और उनमें ये चीजें हमेशा बढ़ते रहती हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फल, पत्तियां, फूल आदि हैं, इनकी वृद्धि निश्चित सीमा तक होती है, उनका आकार निश्चित होता है हर पौधे का। हो सकता है वो बहुत छोटा साइज का हो, वोल्फिया का, या बहुत बड़े साइज का हो, आपके विक्टोरिया रेजिया है, केला है, इनका हो। लेकिन जिसमें जिस साइज का पौधा, जिस साइज की पत्तियां बनती हैं, वो उसी साइज की बनती हैं, उससे बहुत ज्यादा बड़ी वो नहीं हो जाती हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? ठीक है, तो देखिए, फूल आने की प्रक्रिया उनके प्रजनन काल को दिखाता है। तो आप जैसे जंतुओं में देखते हैं कि एक निश्चित सीमा तक शारीरिक वृद्धि होने के बाद ही उनमें प्रजनन करने की क्षमता आती है, क्योंकि प्रजनन करने का मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा और बहुत ज़्यादा उसको पालन पोषण की क्षमता उसमें आनी चाहिए। तो इसीलिए जंतुओं में भी और पादपों में भी वृद्धि होने के बाद ही उनमें प्रजनन की क्षमता आती है और फूल बनते हैं। सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों के बने होते हैं। आपने ऊतक पढ़े हैं, जैसे मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम, फ्लोएम, इस टाइप के ऊतक। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उसके द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाकलाप के बीच कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है, क्योंकि जिस प्रकार की वो क्रिया करता है उसी प्रकार से उसकी संरचना होती है। जैसे जाइलम पानी को ऊपर चढ़ाता है तो उसमें ट्यूब्स पाए जाते हैं, फ्लोएम फूड को नीचे लाता है इसलिए उसमें भी ट्यूब्स पाए जाते हैं, दृढ़ोतक पौधे को मजबूती देता है इसलिए उसकी संरचना मजबूती के साथ लिग्निन के साथ बनी हुई है। तो ये संरचनाएं तो निश्चित है। एक्सक्यूज मी। पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मनज की संतति या वंशज होती हैं। युग्मनज क्या है? देखिए, जब अंडाणु शुक्राणु आपस में संलयन करते हैं, आपस में निषेचन करते हैं, उससे बनते हैं युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी पौधों में भी, वैसी जंतुओं में भी। तो वो जो एक कोशिकी युग्मनज है, जाइगोट है, उसकी कोशिका में विभाजन चालू हो जाता है और उससे बहुकोशिकी बृहद बड़े बड़े साइज के भ्रूण और फिर उसके बाद वो जीव का निर्माण होता है। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। भाई, जब एक ही कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं, उनमें जीन्स एक जैसे रहते हैं, फिर वो कोशिकाएं अलग अलग तरीके से कैसे कार्य करती हैं? तो देखिए, मैं इसको अपने शरीर में आपको समझाता हूं कि सभी कोशिकाओं में जीन्स एक जैसे हैं, लेकिन सभी जीन्स सभी कोशिकाओं में एक साथ कार्य नहीं करते हैं। जैसे मान लो लीवर की कोई कोशिका है, तो उसमें वो जीन काम कर रहा है जो लीवर की कोशिका के लिए आवश्यक है। उसमें किडनी का जीन या ब्रेन का जीन या हार्ट का जीन काम नहीं कर रहा है।
वैसी हार्ट का जो कोशिका है उसमें हार्ट का जीन काम कर रहा है, बाकी जीन नहीं काम कर रहे हैं। ब्रेन वाले में ब्रेन का जीन काम कर रहा है। मतलब होते तो सारे जीन हैं लेकिन कार्य एक साथ सारे जीन नहीं करते हैं। उस अंग की कोशिका के लिए जो आवश्यक जीन है वही उस समय काम करते हैं, बाकी जीन दबे हुए रहते हैं, सप्रेस रहते हैं। ठीक है। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। देखिए, वृद्धि का मतलब कोशिकाओं की संख्या में, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। और विभेदन का मतलब होता है कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए विभेदित हो जाती हैं। जैसे पौधों में मैंने कहा मृदोतक है, स्थिलकोणोत्तक है, दृढ़ोतक है, जाइलम है, फ्लोएम है, ये सभी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से बनती हैं, लेकिन वो विभेदन के द्वारा अलग अलग भागों में अलग अलग कार्य करने के लिए विभेदित हो गए हैं। हमारे शरीर में भी वैसी हैं, अलग अलग अंगों में विभेदित हो गए हैं। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक, एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, युग्मक अंडाणु शुक्राणु युग्मक हैं, उनके निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है उसमें विभाजन शुरू होता है और उसके बाद फिर वो आगे की घटनाएं उसमें शामिल हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़, तना, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों, बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। ठीक है। अब ये पादप की जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, इस पे निर्भर करेगा कि कोई जो अंग है पादप का वो कितने दिन जीवित रहेगा या स्वयं पादप कितने दिन जीवित रहेगा। जैसे 1 वर्षीय पादप हैं, जैसे धान, चावल, गेहूं है, ये 3-4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे हैं जैसे आम है, बरगद है, पीपल है, ये सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भी जीवित रहते हैं। पौधों की वृद्धि के प्रक्रम का प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। मैंने पहले ही बताया है कि सबसे पहले बीज का अंकुरण होगा। ठीक है। और उस बीज के अंदर जो भ्रूण है उसके विभिन्न भागों द्वारा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे प्लूमुल है जिसको प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर, उससे तने का निर्माण होता है। वैसे रेडिकल होता है जिसको मूलांकुर कहते हैं, उससे मूल यानी जड़ का निर्माण होता है। कोटिलीडन होते हैं जिसको बीज पत्र कहते हैं, उससे आगे चल के पत्तियां बनती हैं, वो भ्रूण की पत्तियां कहलाती हैं। जब पर्यावरण में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब बीज अंकुरित हो जाता है। बीज की एक बड़ी विशेषता होती है, वो सुप्तावस्था होती है, क्योंकि जब बीज बनते हैं उस समय वातावरण की परिस्थिति उसके लिए अनुकूल नहीं होती है ज़्यादातर पौधों में, तो वो सुप्तावस्था में रहती है। और जब वातावरण अनुकूल हो जाता है तब वो अंकुरण करना शुरू करती है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होता तथा निलंबित वृद्धि अथवा प्रसुप्त काल में चला जाता है, जिसको मैंने आपको सुप्तावस्था कहा, उसी को बोल रहा है ये। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तब बीजों में उपापचय क्रियाएं पुनर्वेशित हो जाती हैं तथा वृद्धि होने लगती है। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर देखिए होता क्या है कि जो अंदर में भ्रूण है, बीज के अंदर भ्रूण, वो कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से सुप्तावस्था में है। वो हार्मोन मुख्यतः होता है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। और जब ये अनुकूल परिस्थिति आते हैं तब तक ये हार्मोन वहां से हट चुके रहते हैं, खत्म हो चुके रहते हैं, तब ये आगे वृद्धि करते हैं। ठीक है। इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बाह्य कारकों में आपका तापक्रम है, प्रकाश की उपस्थिति है, पानी की उपस्थिति है, नमी की उपस्थिति है। आंतरिक कारणों में मुख्यतः हार्मोन्स होते हैं, उनका पोषण होता है, बहुत सारे कारक होते हैं जिससे पादप की वृद्धि प्रभावित होती है। जब ये सब कुछ अनुकूल लंबे समय तक मिलती है तो पादप जल्दी वृद्धि कर जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति मिलती तो पादप वृद्धि कम करता है, नहीं करता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम में अंकुरण नवोद्भिद का परिवर्धन कैसे हो रहा है। तो आपने सेम का एक बीज यहाँ पर डाला है, इसमें से सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बीज पत्राधार से जड़ें निकल रही हैं, फिर ये बीज ऊपर उठ जाता है। देखिए, ये देखिए बीज ऊपर उठ गया है ना, जमीन से ऊपर उठ जाता है। इसको ऊपरी भूमिक परिवर्धन कहते हैं, एपीजियल। कुछ के बीज ऊपर उठ जाते हैं, कुछ के नहीं उठते हैं। अगर बीज जमीन से ऊपर उठ जाता है ऐसे, तो फिर हम उसे ऊपरी भूमिक या एपीजियल कहते हैं।
और अगर वो जमीन के ऊपर नहीं उठता है तो हम उसे अधोभूमिक या हाइपोजियल कहते हैं। तो जितने दाली जाति के पौधे हैं उनका ऊपर उठ जाता है, जितने अन्न वाले पौधे हैं धान चावल गेहूं वगैरह उनके नहीं उठते हैं। तो नहीं उठने वाले को अधोभूमिक या हाइपोजियल और उठने वाले को एपीजियल या ऊपरी भूमिक कहते हैं। अब इसके बाद इसमें तने की वृद्धि हो गई, फिर इसमें पत्तियां बन गई और ये जो बीज पत्र है धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है उसका उपयोग हो जाता है और पौधा बढ़िया से वृद्धि कर गया है। वृद्धि एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जानी जाती है। तो मैंने पहले ही कहा है कि वृद्धि करना मुख्यतः जीवित जीवों का अभिलक्षण है, ठीक है, और ये जो है अजीवितों में मुख्यतः नहीं पाई जाती है, थोड़ी बहुत पाई जाती है तो बाहरी तौर पे पाई जाती है। वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त यानी अनपलट स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो वृद्धि क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो वापस नहीं होती है। यह किसी कोशिका में, किसी ऊतक में, किसी अंग में, पूरे पादप में, कहीं भी हो सकता है। देखिए, पादपों की जो वृद्धि होती है वो जनरली अपरिवर्तनीय होता है, मतलब अनिवर्तनीय होता है, मतलब वापस नहीं जाता। एक बार वृद्धि कर गए तो वापस छोटा नहीं होगा। हालांकि जंतुओं की वृद्धि कुछ कंडीशन में पलट भी सकती है। जैसे मान लो वृद्धि आपके वजन की हुई है, आपके शरीर में फैट डिपॉजिट हो गया है और आपने वजन को कम कर लिया वापस फैट को डिजॉल्व करके, तो आपकी वो वृद्धि जो है वापस हो गई है, पलट गई है। लेकिन पौधों की वृद्धि कभी भी पलटती नहीं है। पौधा एक बार बड़ा हो गया, मोटा हो गया तो उतना ही रहेगा, अपने आप पतला नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। सामान्यतया वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं उपचय एवं अपचय दोनों से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पर दो शब्द लिखा है, उपचय अपचय। अपचय का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, जो तोड़ने वाली प्रक्रिया है, मतलब श्वसन है जैसे, और उपचय का मतलब है एनाबॉलिज्म, जो संश्लेषण करने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिससे संश्लेषण का कार्य होता है, ठीक है। तो संश्लेषण मतलब एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय, और तोड़ना मतलब कैटाबॉलिज्म यानी अपचय। ये दोनों मिला के होते हैं उपापचय, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अगर पौधे में बनने वाली प्रक्रिया तेज है और टूटने वाली प्रक्रिया धीमे है तो ही वो वृद्धि कर सकता है। लेकिन अगर टूटने वाली प्रक्रिया ज़्यादा तेज है और बनने वाली प्रक्रिया धीमा है तो पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो दोनों का एक नतीजा है, ठीक है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है। आप एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने से फैलाव या विस्तार का वर्णन कैसे करेंगे? तो बिल्कुल यह वृद्धि नहीं है, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा अपने आप में एक मृत भाग है पौधे का। जब आप इसको पानी में डालते हैं तो जल का अवशोषण करके ये फूल जाता है केवल, लेकिन जैसे ही वापस सूखेगा तो फिर पिचक जाएगा। इसलिए इस प्रकार की वृद्धि को हम वास्तविक वृद्धि नहीं बोलेंगे, बल्कि वास्तविक वृद्धि तब होता जब वो कोशिकाएं जीवित रहती, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती, कोशिकाओं का आकार बढ़ता और वो परमानेंट बड़ा हो जाता। जैसे एक पौधा है, छोटे से बड़ा होता है, वो एक प्रकार की वृद्धि है। ये नहीं कि लकड़ी को पानी में डाल के फुला दिए वृद्धि हो गई, ऐसा नहीं है, वास्तविक वृद्धि नहीं है। पादक वृद्धि प्रायः अपरिमित है। अपरिमित मतलब असीमित है। पादप में वृद्धि उसके पूरे जीवन काल में होते रहती है। ये अलग बात है कि पादप की वृद्धि लोकलाइज्ड होती है, मतलब स्थानीय विशेष होती है। पौधे की वृद्धि केवल उन भागों में होती है जहां पर कोशिकाओं का विभाजन होता है और जहां पर कोशिकाएं वृद्धि कर सकती हैं। देखिए, तो पौधों की वृद्धि भले ही पूरे जीवन काल होती है, लेकिन सीमित स्थानों में होती है जहां पर विभाज्योतक पाई जाती हैं, विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे पौधे के सिरे पे, जिसको अपन प्ररोह शीर्ष कहते हैं या मूल शीर्ष कहते हैं, या बड जहां पर होते हैं, या लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम जहां पर होता है, मतलब उन स्थानों में जहां पर विभाज्योतक पाई जाती है, सिर्फ वहीं पर कोशिकाओं का विभाजन होता है और वहीं पर पादपों की वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि जो नई कोशिकाएं बनती हैं
वो आकार में वृद्धि करके पादप की वृद्धि करते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि जीवन काल होती है, जीवन पर्यंत होती है, पूरे लाइफ टाइम होती है। इसीलिए जो बड़े पेड़ हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप सुने होंगे इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है, हावड़ा में, वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष है जो 4000 साल पुराना है और वो 1 एकड़ में फैल चुका है। इस तरह की वृद्धि भी करते हैं। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभाज्यता के मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको। ऐसे विभाज्यतकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वता निरंतरता की क्षमता होती है। पौधों में सिर्फ विभाज्योतक ही हैं जो विभाजन कर सकती हैं। मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम फ्लोएम कोई विभाजन नहीं कर सकती हैं। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। तो विभाज्योतक से जो कोशिकाएं बनती हैं विभाजन द्वारा, वो कोशिकाएं जनरली आगे चल के विभाजन नहीं करती हैं बल्कि वो विभेदित हो जाती हैं, मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम फ्लोएम में बदल जाती हैं और वो पौधे में विशेष कार्य को करने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर विभाज्योतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। क्या होगा जब विभाज्योतक का विभाजन बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा होता है? देखिए, ज़्यादातर पादपों में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन जो मोनोकॉट एक बीजपत्री पौधे हैं, जब उनमें बीज लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, तो उसके बाद उनमें ये वृद्धि रुक जाती है, उनमें फिर आगे वृद्धि नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर पौधे जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें ये वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं रुकती है। अध्याय 6 में मूल शिखाग्र विभाज्योतक तथा प्रौढ़ शिखाग्र विभाज्योतक के स्तर पर विभाज्योतक के बारे में पढ़ा है। पादपों का शरीर, इसमें आपने सारी चीज़ों को पढ़ा है कि विभाज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर है। ये पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतः पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीजपत्री तथा नग्नबीजी पौधों में पार्श्व विभाज्योतक, संवहनी कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभाज्योतक उन अंग की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। देखिए, द्विबीजपत्री पौधों की सबसे बड़ी विशेषता है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि का मतलब है कि प्राथमिक पौधा बनने के बाद, जब उसमें प्राथमिक जाइलम फ्लोएम सारे ऊतक बन चुके हैं, उसके बाद उनमें जो कैम्बियम है उनमें दोबारा इन कोशिकाओं को, इन ऊतकों को बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो कैम्बियम 2 प्रकार के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कार्क कैम्बियम। और ये जब नए जाइलम फ्लोएम, कार्क और कॉर्टेक्स को बनाते हैं तो पौधे की मोटाई बढ़ते चली जाती है, गोलाई बढ़ते चली जाती है और पौधा वो विशाल होते चले जाता है। इसलिए हमेशा जो विशाल पौधे हैं वे द्विबीजपत्री पौधे हैं। एक बीजपत्री पौधों में अगर कभी कभी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तभी वो थोड़े बड़े पौधे बन पाते हैं, अन्यथा ये पौधे छोटे छोटे रह जाते हैं। एक बीजपत्री पौधे जैसे धान, चावल, गेहूं है, और द्विबीजपत्री पौधे बड़े विशाल वृक्ष बन जाते हैं। क्या वृद्धि माप के योग्य है? यस, आप वृद्धि को नाप सकते हो कि मान लो पौधा है, 1 महीने में कितना लंबाई बढ़ा या उसका वजन बढ़ा, ये आप आराम से नाप सकते हो, है ना। इसलिए मापने योग्य है। कोशिकी स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। तो जीव द्रव्य की मात्रा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वहां पर कोशिकाएं भी बढ़ेंगी, कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा, उससे पौधे की वृद्धि होगी। क्योंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधे मापना कठिन है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज़्यादा इसी के अनुपात में होता है। जैसे मान लो आपने पौधे की लंबाई को मापा, उसके वजन को मापा, तो उससे हमको ये नहीं पता चलेगा क्या कि इसमें जीव द्रव्य की वृद्धि कितनी हुई, कोशिकाओं की वृद्धि कितनी हुई? अंदाज तो हो ही जाएगा। कुछ एक मापदंड ये हैं: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, कोशिकाओं की संख्या आदि। देखिए यहाँ पर 2 शब्द लिखा है, ताजी भार और शुष्क भार। किसी पौधे को काट के तुरंत ले आते हो तो उसमें जल की मात्रा बहुत होती है, ये उसकी ताजी भार कहलाएगी आप तौलोगे तो। फिर आप उसको पूरी तरह से सुखाते हो, जल की मात्रा को पूरा खत्म करते हो, फिर तौलते हो तो शुष्क भार कहलाती है। तो ज़्यादातर
पौधों में, जंतुओं में 70% से 90% तक भाग पानी का होता है। मतलब 100 किलो के पौधे को आप सुखाओगे तो 30 किलो से लेके 10 किलो तक ही बच पाएगा वो। ठीक है। उसके अलावा बाकी चीज़ों को भी आप नाप सकते हो, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मक्के की मूल शिखाग्र विभज्योतक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती हैं। तो देखिए, मक्का जिसको आप भुट्टा के नाम से जानते हो, मैज़, उसकी जड़ की विभज्योतक जो हैं उनमें 1 घंटे में 17,500 नई कोशिकाएं बनती हैं, जबकि एक तरबूज में कोशिकाओं के आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। तरबूज की कोशिका एक दिन में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर सकती है, 3,50,000, इसलिए तरबूज बहुत तेजी से बढ़ती है, पता है ना आपको। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाले में वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसमें हमने कोशिका की संख्या बढ़ाया, इसमें कोशिका का आकार बढ़ाया, ये अंतर है दोनों में। ठीक है। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठाधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। तो परागकण जो है जब अंकुरित होकर पराग नलिका बनाती है तो उस नलिका की लंबाई बढ़ रही है, हम ये देखते हैं। ठीक है। जबकि पत्ती जब बढ़ती है तो पत्ती की चौड़ाई बढ़ती है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। तो अलग अलग तरीके से हम इसको माप सकते हैं। ठीक है। अब है वृद्धि के चरण। ठीक है। तो 3 चरणों में वृद्धि को हम नापते हैं। पहला है विभज्योतकी, दूसरा है दीर्घीकरण एवं तीसरा है परिपक्वता। विभज्योतकी का मतलब होता है जो विभज्योतक है, मेरिस्मेटिक ऊतक है, उनकी कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती हैं। वो कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं, फिर वो कोशिकाएं आकार में बड़ी होनी शुरू होती हैं, आकार में बढ़ जाती हैं, उसको दीर्घीकरण कहते हैं। और जब पर्याप्त आकार में बढ़ जाती हैं तो वो फिर परिपक्व हो जाती हैं। वो मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम फ्लोएम का कोई हिस्सा हो जाती हैं। और परिपक्वन के बाद न तो उसमें वृद्धि होता है न विभाजन होता है, और बाद में वो कोशिका मृत भी हो जाती है। तो विभाजन, दीर्घीकरण और परिपक्वता 3 भाग में वृद्धि हो रही है। आओ हम इसे मूलाग्र को देखकर समझें। देखिए, मूलाग्र जो है यहां पर आप देखिए, यहां पर मूलाग्र है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसके ऊपर एक मूल गोप पाया जाता है जिसको हम रूट कैप कहते हैं। ठीक है, रूट कैप जो इसकी सुरक्षा करता है। और मूल कैप के ठीक पीछे विभज्योतक होता है जो विभाजन करती है। तो विभाजन करके नई कोशिकाएं बना रही हैं, तो ये विभाजन वाले भाग है। नई कोशिकाएं बनाने के बाद ये कोशिकाएं लंबाई में बड़ी होनी शुरू होती हैं। ठीक है। तो लंबाई में बड़ी होनी शुरू होती हैं, तो जैसे कि मान लो ये जड़ है, यहाँ पर विभाजन हुआ, यहाँ पर नई कोशिकाएं बनी, तो यहाँ की कोशिकाएं ही आकार में बड़ी होती जाती हैं, जिससे रूट की लंबाई बढ़ते चली जाती है। और इसके पीछे परिपक्वन स्थल होता है जहाँ पर रूट हेयर भी जुड़े होते हैं। यहाँ की कोशिकाएं न तो विभाजन करती हैं और न वहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये जड़ की जो मुख्य भाग है, मूलाग्र है, वो हमने देखा यहाँ पर, है ना। ये तने का प्ररोह शीर्ष है, ये नई कोशिकाएं बनाता है, और नई कोशिकाएं भी यहाँ पर लंबाई में वृद्धि करती हैं, चौड़ाई में वृद्धि करती हैं। ठीक है। ये कैम्बियम के बारे में बताया है। कैम्बियम जो है अंदर की साइड में पाई जाती है, और ये अपने अंदर बाहर नई कोशिकाएं बनाती है, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ते चली जाती है। ठीक है। और ये संवहनी कैम्बियम उसी का भाग है नीचे। एक और कैम्बियम बनता है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, वो कॉर्टेक्स के नीचे वाले भाग में बनता है। ठीक है। विभज्योतकी चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होते रहती हैं। तो तने के शीर्ष में भी और मूल के शीर्ष में भी जो विभज्योतक हैं वो विभाजन करती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती हैं और व्यापक संलक्ष्य केंद्रक को अधिकृत किए होती हैं। तो जो विभज्योतक की कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजन कर रही हैं, इनका जो कोशिका द्रव्य है वो गाढ़ा होता है और केंद्रक बड़ी होती है, और वो लगातार विभाजन करते रहती हैं। ठीक है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेलुलोजिक होती है। इसके जो कोशिका भित्ति है वो बहुत पतली होती है
उसमें पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन का जमाव नहीं होता है, केवल सुबेरिन इसका सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का ही बना होता है और बहुत पतला होता है, जिससे उसको विभाजन करने में दिक्कत नहीं होती है। विभाज्योतक क्षेत्र के समीपस्थ अगला नोक से दूर कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने बताया जहां पर विभाजन हो रहा है जड़ में या तने में, उसके ठीक पीछे वाले हिस्से में जो नई कोशिकाएं बनी हैं वो आकार में वृद्धि करती हैं और आकार में वृद्धि करके वो तने की और जड़ की लंबाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, वही मुख्यतः है। इस चरण में कोशिकाओं का बढ़ा हुआ रसधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशेषताएं हैं। तो रसधानी भवन का मतलब क्या हुआ? कोशिका के अंदर जो रसधानी है, जिसको अपन रिक्तिका कहते हैं, जिसमें जल भरा होता है और उसको कोशिका रस कहते हैं, वो बड़ा होते जाता है, जिससे कोशिका के अंदर की वृद्धि होते चली जाती है, कोशिका बड़ी होते चली जाती है, कोशिका विशालीकरण होता है। और नव कोशिका भित्ति निक्षेपण का मतलब है उसमें जो कोशिका भित्ति है उसमें और मोटे लेयर का जमाव होते चला जाता है। निक्षेपण का मतलब जमाव हो जाना। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। अब जो बड़े हो रहे हैं कोशिकाएं, उसके बाद की जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी हो चुकी हैं और बड़ी होने के बाद वो अब परिपक्व होते चले जाएंगे। परिपक्व होने पर ज़्यादातर वो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और उसी स्थिति में फिर जीवन भर पड़े रहती हैं। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती हैं तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं रसधानी चरम पर होती है। अध्याय 6 में आपने अधिकतर जीन उत्कों कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन किया, वे इसी चरण का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो आपने वहाँ पर विभाज्योतक, मृदोतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम फ्लोएम पढ़ा है। तो ये कोशिकाएं इन्हीं से बनती हैं, ये जो हमने अभी परिपक्व कोशिकाएं कहा उनसे बनती हैं। ठीक है, अब है वृद्धि की दर। देखिए, वृद्धि की दर का मतलब क्या है? आप प्रति इकाई समय में वृद्धि को निकाल सकते हैं, उसको सेकंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में, महीने में, साल में, कितने ही दिनों में निकाल सकते हैं। अगर कोशिकाएं तेजी से विभाजन कर रही हैं तो मिनटों में, घंटों में आप निकाल सकते हैं, है ना, और सालों में भी निकाल सकते हैं कि कितने साल में कितना बड़ा हुआ। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, वृद्धि दो प्रकार से होता है। एक होता है अंकगणितीय मतलब एरिथमेटिक, और दूसरा होता है ज्यामितिक यानी जियोमेट्रिक। इनको आप पहले इस तरह से समझिए कि मान लो कोई वृद्धि 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से वृद्धि करें कोशिकाएं, तो ये अंकगणितीय होगा। लेकिन अगर 1 से 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 इस तरह से वृद्धि करे तो ये जियोमेट्रिक या ज्यामितिक है। कैसे हो रहा है ऐसा देखिए, यहां पर देखिए कि एक पहले यहां पर देखिए 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, हालांकि इसको एक कोशिका बनाना था इसको। इन 2 कोशिकाओं में से एक जो नीली वाली कोशिका है वो विभाजन करती है और सफेद वाली कोशिका विभाजन नहीं करती है। नीली वाली कोशिका विभाजन करने के बाद 2 कोशिका बनाती है, एक पहले से है, तो 2 कोशिका में से फिर से एक कोशिका ही विभाजन के लायक बचती है, दूसरी कोशिका विभाजन नहीं करती। मतलब अब 2 कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी, सिर्फ एक करेगी। आगे विभाजन कर फिर एक कोशिका बनाएगी, ये नहीं करेगी, एक और बनाएगी, ये नहीं करेगी, एक और बनाएगी। मतलब हमेशा सिर्फ एक ही कोशिका विभाजन कर रही है, बाकी जो बनने वाली कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं कर रही हैं। इसलिए 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे बढ़ता चला गया। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे बढ़ते चला गया। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कोशिकाएं दोनों विभाजन करती हैं। तो 2 से 4 हो गई, पहले 1 थी, वो पहले 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, 16 से 32 हुई। क्योंकि जितनी कोशिकाएं बन रही हैं वो सभी जो है विभाजन कर रही हैं। तो एरिथमेटिक यानी अंकगणितीय जिसमें 1, 2, 3, 4 होता है, और ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिक जिसमें 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे होता है वृद्धि। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामिति रेखागणितीय संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका में ही विभाजन होते रहती है, तो जब तक कि दूसरी कोशिका विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। तो विभाजन द्वारा एक बनी, मतलब एक परमानेंट बन गई, एक विभाजन करेगी, फिर वैसे ही होगा आगे। तो एक एक कोशिका ही आगे विभाजन के लायक बचते जाती है।
अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते हुए मूल में देख सकते हैं। तो जड़ में जब कोशिका विभाजन करके नई कोशिका बनाते जाती है तो सभी नई कोशिकाएं दीर्घीकरण में और परिपक्वन में चली जाती हैं, वो विभाजन नहीं करती। लगभग यही बात तने के साथ भी होती है। ठीक है, चित्र को देखें जिसमें अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अलिखित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये दो, इसको देखिए। ठीक है, नियत रेखीय वृद्धि देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, समय के अनुसार एक सीधी वृद्धि होते चले जा रही है, 1 2 3 4 वृद्धि होते चले जा रही है। लेकिन वास्तविक वृद्धि ऐसे नहीं होती है। वास्तविक वृद्धि सिग्मॉइड तरीके से होती है। मतलब शुरू में वृद्धि बहुत धीमे होती है, फिर एक समय वृद्धि बहुत तेज हो जाती है, फिर धीमी होती है और फिर रुक जाती है। तो पहले वाले को लैग फेज कहते हैं, दूसरे को लॉग कहते हैं, तीसरे को जो है स्लो एक्सेलरेशन कहते हैं और चौथे को स्टेडी। तो ये बीच वाले को नहीं देता है, लैग, लॉग और स्टेडी 3 फेज देता है। ठीक है, तो लॉग फेज में यानी चरघातांकीय अवस्था में ही वृद्धि बहुत तेजी से होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें अब देखिए जैसे कि हम अंकगणितीय वृद्धि पढ़ रहे थे, तो एक निश्चित समय बाद लंबाई कितनी हो जाएगी, तो शुरू में कितनी लंबाई थी, उसकी बढ़ने की दर कितनी है और कितना समय आपने लिया। जैसे हम कहते हैं कि 1 मिनट में जो है 1 इंच बढ़ता है, तो 4 मिनट में कितना बढ़ेगा। तो पहले की लंबाई मान लो आपने लिया कि शुरू में 2 इंच लंबाई पौधे का लिया और आपने कहा कि 1 मिनट में 1 इंच बढ़ता है और आपने 4 मिनट लिया है। ठीक है, तो 4 इंच बढ़ गया 4 मिनट में, धन 2 बराबर 6 इंच हो गया। तो शुरू में जो पौधा 2 इंच का था वो 4 मिनट बाद 6 इंच का हो गया। तो LT का मतलब है निश्चित समय बाद उसकी लंबाई कितनी होगी, शुरू में कितनी लंबाई थी, उसके वृद्धि की दर कितनी है और कितना समय लिया है आपने। ठीक है, तो ये आप इस फार्मूले में रखेंगे तो बहुत आराम से अंकगणितीय जो है वृद्धि आपको निकल आएगा। आइए अब देखिए ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि लैग फेज धीमी होती है और यह इसके बाद तीव्र गति से एक चरघातांकी दर में बढ़ती है। तो आपने जो दूसरा ग्राफ देखा वो ज्यामितीय वृद्धि का है, लेकिन वो समय के अनुसार कम ज़्यादा होता है। शुरू में धीमे, फिर बहुत तेजी से, फिर स्टेबल, ऐसा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं समसूत्री कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती हैं। जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनी तो दोनों कोशिकाओं में विभाजन होगा, आगे चल के 4 हो जाएंगी, 4 से फिर 8 हो जाएंगी। जबकि अंकगणितीय में आपने क्या देखा, एक कोशिका से 2 बने तो सिर्फ एक में विभाजन हुआ, दूसरा नहीं किया, फिर एक विभाजन करने वाला फिर 2 बनाया तो फिर एक ही बचा, फिर दूसरा नहीं किया। तो हमेशा एक ही कोशिका विभाजन करते चली गई, इसलिए 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ा मात्र। जबकि इसमें जितनी कोशिकाएं विभाजन द्वारा बन रही हैं उन सब में विभाजन की क्षमता आ रही है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि भाई आप बढ़ना तो चाहते हो, लगातार कोशिकाएं इस तरह से विभाजन कर रही हैं, लेकिन पोषण कितने समय तक मिलेगा, पोषण तो सीमित है ना। इसके कारण से वो वृद्धि लगातार नहीं हो पाती है और निश्चित समय बाद वो स्टेबल हो जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मॉइड या एस वक्र पाते हैं। तो वो जो दूसरा वाला वक्र आपने देखा एस आकार का था, उसे हम सिग्मॉइड कहते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशेषता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। लगभग सभी जीवों में एस आकार का ही वृद्धि पाया जाता है, शुरू में धीमा, फिर बहुत तेजी, फिर धीमा होकर के फिर स्टेबल हो जाता है वृद्धि। ठीक है, यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों एवं एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे ही अधिकतर उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले एक वृक्ष से आप किस तरह के वक्र की अपेक्षा कर सकते हैं? चरघातांक की वृद्धि को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। इसमें यह पूछा है मौसमी क्रियाकलाप प्रकट करने वाले वृक्ष। आपको मैंने पुष्पी पादपों का शरीर पढ़ाते समय बताया था कि जो पौधे ठंडे इलाकों में होते हैं, जब वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है
तो उनमें वृद्धि दर कम हो जाती है, और जब गर्मी आता है स्प्रिंग तो वृद्धि दर बढ़ जाती है, क्योंकि उससे जो बनने वाली कोशिकाएं हैं वो जाइलम की पेरेनकाइमा या जाइलम के ट्रेकिड क्या बनाएंगे ये मौसम पे निर्भर करती है। इसलिए उन लोगों में साल भर में 2 प्रकार के ऊतक बनते हैं, उनकी 2 लाइनें बन जाती हैं, उसके सेक्शन में काट के देखेंगे तो, जिनको हम वार्षिक वलय कहते हैं। तो मौसमी प्रभाव झेलने वाले जो बहुत ज़्यादा ठंड और फिर थोड़ी गर्मी पाने वाले जो पौधे हैं, साल भर में उनकी वृद्धि 2 प्रकार से देखने को मिलेगी। अत्यधिक ठंड में उनकी वृद्धि बहुत कम और गर्मी में उनकी वृद्धि बहुत तेज देखने को मिलेगी। तो साल भर में बराबर वृद्धि उन लोगों में देखने को नहीं मिलती। लेकिन हम भारतीयों में अगर हम देखें पौधों में, तो चूंकि यहाँ ज़्यादातर इलाकों में साल भर गर्मी बने रहती है, मतलब 0 से ऊपर रहती है, तो इन लोगों की वृद्धि में ठंड या गर्मी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लगभग एक जैसी वृद्धि करते हैं। तो अब यहाँ पर जो वृद्धि है चरघातांकी ज्यामिति वाला, उसके लिए फार्मूला क्या है? तो W1 = W0 के पावर ERT, ठीक है, ERT यहाँ पर आप देखिए पावर नहीं है, वो ERT अलग से लिखा है। तो W1 का मतलब अंतिम आकार कितना होगा, शुरू में आकार कितना था, R जो है वृद्धि दर है, T समय है, और E जो है लॉग के बेस E है, लॉग के बेस E, क्योंकि लॉग के बेस 2 होते हैं, लॉग के बेस E और लॉग के बेस 10। तो लॉग के बेस 10 तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, लॉग के बेस E को आप ज़्यादा नहीं पढ़े हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझ लीजिए, स्वाभाविक लघुगणिक आधार है, ठीक है। और R क्या है? वृद्धि दर है, जो सापेक्ष वृद्धि दर है। सापेक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, मतलब आप तुलना करोगे कि इतने समय में इतनी वृद्धि हुई तो वृद्धि दर क्या हुई, ऐसा तुलना करके निकालोगे आप, सीधे सीधे नहीं निकलेगा। तथा साथ ही पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। तो ये 2 चीजें आपने देखा, सीधी लाइन खींचती है, ऐसा जनरली पौधों में जंतुओं में नहीं देखने को मिलती। ये इस आकार की दिखती, शुरू में धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, फिर स्टेबल। यही ज्यादातर में सिग्मॉइड तरीके से दिखती है। निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि, अब देखिए इसमें क्या है। 2 आप देखिए कि यहां पर 2 पत्तियां हैं। एक पत्ती का प्रारंभिक आकार 5 सेंटीमीटर वर्ग था, दूसरे का प्रारंभिक आकार जो है 50 वर्ग सेंटीमीटर था। ये 5 से बढ़ के 10 हुआ, यानी इसमें वृद्धि 5 सेंटीमीटर हुआ। इसमें भी 50 से बढ़ के 55 हुआ, मतलब इसमें वृद्धि 5 सेंटीमीटर हुआ। तो अगर आप इसमें देखें कि निरपेक्ष वृद्धि कितना है, तो ये 5 सेंटीमीटर दोनों में बराबर है। लेकिन ये 5 से 10 हो गया है, मतलब इसमें वृद्धि 100% हुआ है, जबकि इसमें 50 से 55 हुआ है, मतलब इसमें वृद्धि दर सिर्फ 10% हुआ है। इन दोनों को आप समझिए, भले ही दोनों 5 सेंटीमीटर बढ़े, लेकिन एक ने 100% वृद्धि किया और दूसरे ने सिर्फ 10% वृद्धि किया। इसको आपको समझना है, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। अब यहां पर उसी को पढ़ेंगे। जीवित प्राणी की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी 2 तरीकों से की जा सकती है। पहला, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा, दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। देखें 15.7, जहां 2 पत्तियां विभिन्न आकारों की दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्र में वृद्धि समान है, फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज़्यादा है, या कौन सी और क्यों है? तो सापेक्ष वृद्धि पहले वाले में ज़्यादा है, वो 100% बढ़ा है। दूसरे वाले की सापेक्ष वृद्धि दर कम है, क्योंकि सिर्फ 10% बढ़ा है, भले ही दोनों 5-5 सेंटीमीटर बढ़े हैं। वृद्धि के लिए दशाएं। अब दशाएं क्या है भाई? किसी पादप को वृद्धि करना है तो अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, उनको पर्याप्त पोषण, पर्याप्त तापक्रम, पर्याप्त सनलाइट मिले, तभी वो वृद्धि कर सकती हैं। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? इस सूची में जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं। पौधे की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे कि पौधे की कोशिकाएं जल अवशोषित करके टर्गर प्रेशर के द्वारा बड़ी हो जाती हैं, स्फीत दाब के द्वारा बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और जब फूलते चली जाती हैं तो उनके कोशिका भित्ति भी बड़ी होते चली जाती है।
इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी होती है। अगर पौधे को शुरू से पर्याप्त पानी मिलता है तो उसमें वृद्धि भी पर्याप्त होती है। ठीक है, वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए भी जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचय ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है, क्योंकि श्वसन तो पादप कोशिकाएं भी करती हैं, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे द्वारा पोषकों, स्थूल एवं सूक्ष्म आवश्यक तत्व की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। भाई अगर उनको पोषक तत्व नहीं मिले, जिनको हम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, खनिज पोषण में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कुछ सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं जैसे बोरान है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, कुछ दीर्घ मात्रिक तत्व होते हैं जिसमें एनपीके है, एस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ये सब है। तो उनकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनसे ये कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उनके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट बनाया, वसा बनाया, प्रोटीन बनाया, इनका प्रयोग भी आप ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप जीव के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है जो उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। तो ज़्यादातर जो जीव जंतु हैं वो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में अनुकूल वृद्धि करते हैं। ठीक है, 30-35 डिग्री उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। इस ताप के दायरे से किसी प्रकार का विलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर ये तापक्रम बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेता है तो भी पादप की जो वृद्धि है, उसकी जीवन है, उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि कुछ अवस्थाओं के चरणों को प्रभावित करते हैं। जैसे जड़ें हैं वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करती हैं और तना गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वृद्धि करती है, क्योंकि उनको अधिक प्रकाश चाहिए रहता है। तो इसलिए जड़ों को धनात्मक गुरुत्वाकर्षी और ऋणात्मक प्रकाश उन्वर्ती कहते हैं, जबकि तने को ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी और धनात्मक प्रकाश उन्वर्ती कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन क्या है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।